चलो, राजस्थान के भूगोल में अपने सिलेबस में पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था अवस्थितिकी का। अगला बिंदु हमें अब देखना है वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप नाम से कोई प्रश्न हो या राजस्थान के भौतिक विभाग नाम से आपको पूछा जाए, हमें एक ही टॉपिक की बात करनी होती है जिसमें हमें राजस्थान की भौतिक विशेषताएं देखेंगे। चाहे भौतिक स्वरूप नाम लिखा हो, भौगोलिक स्वरूप नाम लिखा हो, भौतिक विभाग नाम लिखा हो या भौतिक विशेषताएं लिखा हो, इनमें से किसी भी नाम से यदि आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक दिया हुआ है तो उसमें आपको राजस्थान की स्थलाकृति की सामान्य जानकारियां लेनी होती है, यानी सीधे सीधे जो 4 भौतिक विभाग हैं उनको पढ़ना होता है। अब पहले हम इस टॉपिक का ही सिलेबस डिसाइड करते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, भौतिक स्वरूप की बात आई है तो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी विशेषताएं पढ़नी है? भौतिक विशेषताएं ही पढ़नी है। केवल फिजिकल फीचर्स की ही बात करनी है, हमें मैन मेड फीचर्स की बात नहीं करनी है। यानी मानव की क्रियाओं से जो कुछ हुआ है वो हमें यहां पर नहीं पढ़ना है। प्राकृतिक रूप से जैसा राजस्थान बना हुआ है, आप भौतिक कह दें चाहे हम कह दें कौन सा, प्राकृतिक रूप से नेचुरल इसका जो फीचर है उसी को पढ़ना है। क्योंकि कई बार हम ये टॉपिक पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कई बुक्स में भी लिखा होता है, हम उन टॉपिक्स की भी बात कर लेते हैं जो आपके आगे के सिलेबस में आएंगे। जैसे आप इसके साथ में देखने लग जाते हो कि इस भौतिक प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर कौन से पशु पाले जाते हैं, कौन से उद्योग लगाए गए हैं, कौन सी सड़कें यहाँ से निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो प्राकृतिक नहीं है, ये सब बाद में मानव द्वारा किए गए परिवर्तन है। और भौतिक स्वरूप के टॉपिक में ये कभी भी सिलेबस में नहीं होती। आपको उनके प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो उन्हीं टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो ऐसी कोई भी बात होगी, हम वो जो पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, चाहे कृषि की बात हो, चाहे किसी पशु की बात हो, चाहे किसी राजमार्ग की बात हो, चाहे किसी खनिज या उद्योग की बात हो, वो हम जो उसके नाम से टॉपिक डिसाइड किया हुआ उसी में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किन बातों पर चर्चा करेंगे? भौतिक विशेषताओं पर ही चर्चा करेंगे। रेयर केस में किसी एक बिंदु को देखा जा सकता है, ऐसे 1-2 एग्जाम्पल आ सकते हैं जिसमें आप कोई मानवीय विशेषता को भौतिक स्वरूप के साथ में पढ़ रहे हो। अब राजस्थान भौतिक दृष्टि से कैसा बना हुआ है, आपको राजस्थान की सरफेस को देखना है। राजस्थान की सरफेस को देखने पर हम पाते हैं कि हमें यहाँ की स्थलाकृतियों में मुख्यतः पर्वत, पठार और मैदान, ये तीनों ही प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और जनरली जो स्थलखंड होता है उस पर ये 3 ही बड़े भाग आपको मिलते हैं। क्योंकि पूरी पृथ्वी को आप भौतिक दृष्टि से देखो तो पूरी पृथ्वी के भौतिक दृष्टि से 2 भाग हो सकते हैं, एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग। स्थलीय भाग को अब यदि आप देखो और सूक्ष्मता से तो उस स्थलीय भाग पर आपको 3 तरीके के जो है वो फॉर्म्स दिखेंगे, पर्वत के रूप में, पठार के रूप में या मैदान के रूप में। अब पर्वत, पठार, मैदान है क्या, इनको हम पहले एक बार इनका क्राइटेरिया देख लें कि पर्वत क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर ऐसा ऊपर उठा हुआ भाग जिसका शीर्ष भाग संकीर्ण हो, संकड़ा हो, उसको हम कोई पहाड़ी कह सकते हैं। जनरली ऐसे क्षेत्रों की यदि समुद्र तल से कुल ऊंचाई 500 मीटर या उससे ज्यादा होती है तो हम उनको पर्वत श्रृंखला ही कह देते हैं, अन्यथा वो किसी मैदान के भी उबड़ खाबड़ भाग हो सकते हैं। तो सामान्यतः पर्वत 500 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले भाग होते हैं और जो ऊपर से कैसे हो, संकीर्ण। पठार की अगर हम बात करें तो ऐसे भाग जो 500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के हों लेकिन ऊपर से कैसे हों, सपाट शीर्ष वाले हों।
समतल हो तो उनको कह देंगे पठार। पठार और पर्वत दोनों में ऊंचाई को लेकर विभेद नहीं किया जा सकता। पठार और पर्वत दोनों के संरचना के आधार पर कहा जाता है कि ये पर्वत है और ये पठार है। तो जो ऊपर से संकड़ा है वो पर्वत है और जो ऊपर से चौड़ा है वो पठार है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कोई पर्वत पठार से ऊंचा हो सकता है और कोई पठार पर्वत से ऊंचा हो सकता है। इसमें यह कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पर्वत ही ऊंचा होगा, पठार उससे हमेशा नीचा होगा। जनरली ये देखा गया है कि पर्वत बहुत ऊंचे हैं, पठार उनकी तुलना में सामान्यतः नीचे हैं। लेकिन कई ऐसे पठार हैं जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हैं। तिब्बत का पामीर का पठार ये काफी ऊंचे पठार भी। राजस्थान में आप बात करोगे तो राजस्थान में पर्वत ऊंचा है और पठार उससे नीचा। और तीसरी बात आती है मैदान की। समुद्र तल से 500 मीटर से भी कम ऊंचाई वाले भाग जो सामान्यतः समतल या सपाट होते हैं या थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं क्या? मैदान। राजस्थान की स्थलाकृति में देखा जाए तो ये तीनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। सबसे बीच वाले भाग में एक पर्वत श्रेणी है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठार के रूप में है, जबकि पश्चिमी और पूर्वी भाग अरावली के दोनों तरफ के हिस्से हैं वो किसके रूप में है? मैदान के रूप में। तो राजस्थान की भौतिक विशेषताओं में देखा जाए तो राजस्थान में 2 मैदान हैं जिनको एक पर्वत अलग करता है और एक किनारे पर राजस्थान के पठार है। हम यदि राजस्थान के मानचित्र पर इन भौतिक विशेषताओं को देखना चाहें तो कौन से हिस्से में किस प्रकार की विशेषताएं हैं? राजस्थान के ठीक ठीक मध्यवर्ती भाग में यहां पर एक पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इस पर्वत श्रेणी के इस तरफ यदि हम देखेंगे तो यहां पर एक बहुत बड़ा मैदान है और इस पर्वत श्रेणी के हम यदि इस तरफ पूर्व में आएंगे तो यहां पर भी हमें एक मैदान देखने को मिलेगा। इन दोनों मैदानों को सेपरेट करने वाला ये जो भाग है ये किसके रूप में है? एक पर्वत श्रेणी के रूप में है, जिसको आप अरावली के नाम से जानते हैं। राजस्थान के ठीक इस दक्षिणी पूर्वी किनारे पर हम चलेंगे तो राजस्थान का ये जो दक्षिणी पूर्वी किनारा है, ये वाला हिस्सा, ये एक पठारी खंड के रूप में है। और शेष जो बचा हुआ आपको भाग दिख रहा है वो मैदानों के रूप में है। तो ये पर्वत श्रेणी का हिस्सा और ये है किसका? पठार का। और बाकी बचा हुआ भाग क्या है? मैदान है। अब राजस्थान के इस मानचित्र को देखने से पता चल रहा है कि राज्य का अधिकांश भाग कैसा है? मैदानी है। ज्यादातर एरिया पर मैदान का विस्तार है। सबसे पश्चिम में चलेंगे तो ये जो मैदानी क्षेत्र है ये जलवायु की विशेषताओं के आधार पर देखा जाए तो मरुस्थलीय स्वरूप है इसका, और हम इसको नाम देते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब सबसे पहले हमें यहां पर अपने दिमाग में इस कंसेप्ट को बैठाना है कि मरुस्थल क्या है। मरुस्थल नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला जो एक इमेज आता है वो आता है रेत, जबकि मरुस्थल का मतलब है जहां आर्द्रता की दृष्टि से या वर्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा शुष्कता है। ऐसा प्रदेश जिसमें वर्षा नहीं होती, ऐसा प्रदेश जिसमें वनस्पति ज्यादा नहीं है, ऐसे प्रदेश को हम मरुस्थल कहते हैं। राजस्थान वाले मरुस्थल से अलग प्रकार के मरुस्थलों को देखना चाहें तो उत्तरी भारत में लद्दाख पूरा का पूरा मरुस्थल है। उसके आगे चलें तो तिब्बत सारा मरुस्थल पड़ा है। आप दक्षिण में चलें तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा का पूरा मरुस्थल पड़ा है। तो ये कुछ बर्फीले मरुस्थल है, ठंडे मरुस्थल है। राजस्थान का मरुस्थल कैसा है? गर्म मरुस्थल। अब गर्म मरुस्थल का भी मतलब ये नहीं है कि वहां रेत हो ही। गर्म मरुस्थलों में सामान्यतः रेत का विस्तार है, लेकिन कई जगह गर्म मरुस्थल कठोर चट्टान की तरह जमे हुए हैं जहां पर आपको रेत देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। और ऐसा राजस्थान में भी बहुत बड़ा एरिया है
जो डेजर्ट तो है लेकिन वहां पर रेत नहीं है, पक्के फर्श के रूप में जमा हुआ आपको मिल जाएगा। आप वेस्टर्न राजस्थान में जाओगे तो वहां पर। तो राजस्थान का जो अरावली के उत्तर पश्चिम का भाग है वो एक मरुस्थलीय मैदान है, हम उसको नाम दे देते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से आगे आप आएंगे तो ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं ये मध्यवर्ती भाग है और ये अरावली पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रदेश को हम कह देते हैं क्या, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके आगे चलेंगे तो फिर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो मैदान के रूप में है और ये राजस्थान का पूर्वी भाग है, तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं क्या, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश से हम और आगे चलें तो ये जो हिस्सा है वो एक ऊंचे और समतल पठार के रूप में है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो कुल मिलाकर राजस्थान को हम कितने भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, 4 में बांट सकते हैं, जिनमें से 2 मैदान है, एक पर्वत है और एक पठार है। हम इन चारों क्षेत्रों का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में अनुपात देखें तो उत्तर पश्चिम का ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.1% है। 61% से ज्यादा एरिया राजस्थान का एक मरुस्थलीय मैदान के रूप में है। और इस तरफ हम चलेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की ओर तो 23% एरिया एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान के रूप में। तो कुल मिलाकर आप यदि बात करें तो 61 और 23 84 और 84 से भी ऊपर हो रहा है, तो आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजस्थान का 85% भाग क्या है, मैदानी है। क्या है, मैदानी है। इसमें आगे चलकर हम एक पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7%, 6.89%, लगभग 7%। तो पर्वतों के रूप में 9% एरिया है, पठारों के रूप में 7% एरिया है, मैदानों के रूप में 85% एरिया। आपको एग्जामिनर ऐसा प्रश्न बनाए कि राजस्थान में पाए जाने वाले मैदानी, पर्वतीय और पठारी क्षेत्रफल के अनुपात को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करोगे तो पहले क्या आएगा, मैदान, फिर पर्वत और फिर पठार। सबसे ज्यादा पर क्या है, मैदान है, फिर दूसरे नंबर पर पर्वत है और तीसरे नंबर पर पठार है। यदि बढ़ते क्रम में वो पूछे तो आपको बताना है क्या, पठार, पर्वत और मैदान। ये इस तरीके के अप्लाइड क्वेश्चन आपको जो जानकारी होती है उसी के ऊपर ही एग्जामिनर बना लेता है। अब इन सभी प्रदेशों में निवास करने वाली हम जनसंख्या का अनुपात भी देखें तो राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का 40% हिस्सा निवास करता है किसमें, इस उत्तर पश्चिम के मरुस्थल में। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% निवास करता है कहां, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। कुल जनसंख्या का 39% निवास करता है कहां, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और लगभग 11% लोग निवास करते हैं दक्षिण पूर्व के पठार में। तो दूसरी बात आपको ये पूछ ले कि राजस्थान में पाई जाने वाली जनसंख्या का इन स्थलाकृतिक स्वरूपों के अनुसार वितरण क्या है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, मैदानों में। और पूरे वर्ल्ड में ही, पूरी पृथ्वी पर ही सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, मैदानों में रहती है। मैदानों के बाद में दूसरा नंबर आ रहा है किसका, पठार का, और तीसरा नंबर आ रहा है पर्वतों का। और पूरे वर्ल्ड में ही, पूरी पृथ्वी पर ही पैटर्न ये है
कि पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे कम है, और राजस्थान में भी आप देखोगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे कम है। अब इन 4 भौतिक प्रदेशों के बनने की प्रक्रिया देखें, यानी हमें इनका इतिहास देखना है, इनकी हिस्ट्री देखनी है कि ये कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप बने होंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना होगा, और बैकग्राउंड में चलकर हमें इस पृथ्वी के थोड़े से इतिहास को देखना होगा। राजस्थान के इतिहास की उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको एक जनरल व्यू लेना है। वेगनर ने ऐसा माना है कि इस पृथ्वी पर पहले सभी महाद्वीप एक ही जगह जुड़े हुए थे, और उस जगह को, उस स्थल खंड को वेगनर ने नाम दिया है क्या? पेंजिया। चारों तरफ इस पेंजिया के पानी ही पानी था पूरी पृथ्वी पर, उसको उसने नाम दिया है क्या? पेंथालासा। तो वेगनर के अनुसार पहले एक महाद्वीप था और एक ही महासागर था। अपनी थ्योरी में आगे चलकर वो कहता है कि ये जो पेंजिया है, वो पेंजिया आगे चलकर टूट गया, 2 खंडों में टूट गया। एक इसका भाग बना, उत्तरी भाग, उसको नाम दिया गया क्या? अंगारालैंड। और एक दूसरा भाग जो दक्षिण में इसके रहा, उसको नाम दिया गया क्या? गोंडवानालैंड। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से जैसे ही अलग होने लगे, इस प्रक्रिया को कहा गया टेथीस का खुलना, यानी इन दोनों के अलग होने से एक कम गहराई वाली गर्त का निर्माण हुआ। उस गर्त का नाम था टेथीस गर्त, और ये जो पेंथालासा का पानी था वो इस टेथीस गर्त में भर गया। तो यहां पर जो जलीय भाग बना उसका नाम हो गया क्या? टेथीस सागर। आगे चलकर जो प्रक्रिया हुई उसमें उसने ये बताया कि ये अंगारालैंड और छोटे टुकड़ों में विभक्त हुआ, और इससे एक तो बन गया उत्तरी अमेरिका, एक इसका विभाजन होने से बन गया यूरेशिया। एक तो बन गया क्या? उत्तरी अमेरिका, एक इसका विभाजन होने से बना यूरेशिया, जिसके एक किनारे पर है क्या? यूरोप, और इधर है क्या? एशिया। नीचे जो दूसरा खंड आपको दिख रहा है जिसका नाम है क्या? गोंडवानालैंड। ये गोंडवानालैंड भी और ज्यादा टुकड़ों में टूटा, और उसके टूटने से एक तो बना दक्षिण अमेरिका, एक इसके टूटने से यहां बना अफ्रीका, एक इसके टूटने से यहां बना अंटार्कटिका, एक खंड यहां बना जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, एक खंड यहां इससे टूटकर अलग हुआ जिसका नाम है भारत। भारत का वो हिस्सा जो प्रायद्वीप के रूप में मौजूद है, जिसको हम दक्षिण भारत का पठार कहते हैं। और ये सब जो हिस्से हैं वो तो किसके हैं? गोंडवानालैंड के, और ऊपर वाले किसके हैं? अंगारालैंड के। अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के बीच का जो भाग था उसमें जो जल एकत्रित हुआ था उसको हमने नाम दिया क्या? टेथीस सागर। ये टेथीस सागर था, और टेथीस सागर एक कम गहराई वाला सागर था, जिसकी गहराई ज्यादा नहीं है लेकिन विस्तार काफी ज्यादा है। टेथीस सागर में जो नदियां आकर गिरी, नदियों के साथ रेत आई, और रेत के जमा होने से ये टेथीस सागर मिट्टी से भर गया। ऐसा मान लीजिए यहां जमाव हो गया किसका? मिट्टी का। तो जो टेथीस था उसकी जगह पर बड़े पैमाने पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जम गई। उसके बाद में पिछले कुछ वर्षों में ये भारत का जो खंड था ये यहां से खिसका उत्तर की ओर, अफ्रीका के निकट से ये खिसकता हुआ उत्तर में गया, और ये जाकर टेथीस नामक भूसन्नति में जो मलबा या मिट्टी जमा थी उसके जाकर ये टकराया। जब इसके जाकर इस भारत वाले खंड की टक्कर हुई तो इस टेथीस की मिट्टी यहां उत्तरी भाग में ऊपर उठ गई,
और इस मिट्टी के यहां ऊपर उठने से एक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ जिसका नाम है क्या? हिमालय। लेकिन पूरी मिट्टी ऊपर नहीं उठी। जहां मिट्टी ऊपर उठ गई संकुचन से, दबाव से, वो तो बन गया क्या? हिमालय। शेष भाग था वो समुद्र में जमा हुई मिट्टी के रूप में ऐसे फ्लैट या समतल ही रह गया। अब हम राजस्थान वाले हिस्से की बात करते हैं भारत में। ये जो भारत का खंड दक्षिण से चलकर यहां पर आया, इसका ये जो किनारा था उत्तरी पश्चिमी किनारा, ये उत्तरी पश्चिमी किनारा आज अरावली पर्वत श्रेणी के रूप में मौजूद है। यानी यहां से जो खंड चलकर आया उसका उत्तरी पश्चिमी किनारा एक पर्वत श्रेणी के रूप में था और उसका नाम है क्या? अरावली। और बाकी भाग को हम देखें तो बाकी समतल पठारी भाग है, कहीं कहीं बीच में अरावली जैसी पहाड़ियां और भी मिल जाती। यानी ये जो भारत का पठारी खंड था, इस पठारी खंड के ऊपर ही कहीं कहीं पर्वत श्रेणियां बनी हुई थी और बाकी बीच का भाग कैसा था? समतल था। अब हम यदि राजस्थान के मानचित्र को देखें तो जो दक्षिण की ओर से पठार आकर यहां जो पूरे एरिया में टेथिस था उससे टकराया, इस एरिया में हम आगे चलेंगे तो यूपी, आगे इधर चलेंगे तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र, ये सब किसकी जगह है? उसी टेथिस सागर की जगह है। और टेथिस सागर की जगह यहां तो जमा हुई पड़ी मिट्टी है और इसके भी उत्तर में चलेंगे तो वहां पर मिट्टी ऊपर उठ गई है जिससे बन गया है क्या? हिमालय पर्वत। तो इस सारे एरिया में जहां ये टेथिस की मिट्टी जमा पड़ी है, यहां आकर वो प्रायद्वीपीय भारत का खंड टकराया। आप भारत के मानचित्र में उस स्थिति को देखें तो ये जो हिस्सा है, ये सारा का सारा हिस्सा वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है जो नीचे से आया है। इसके इस किनारे पर अरावली है और बाकी ये जो ऊपर आपको भाग दिख रहा है ये किसकी जगह है? टेथिस सागर की जगह। तो यहां पर एक तो ये अरावली वाला हिस्सा और ये कि दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जो जाना जाता है ये हिस्सा, ये दोनों खंड हैं किसके? जो नीचे की ओर से प्रायद्वीपीय भारत का खंड आया जिसका नाम था गोंडवाना लैंड का हिस्सा, उसके खंड है। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार और ये अरावली, ये दोनों पहले आपस में जुड़े हुए थे। आज इनके बीच में गैप है, यहां पठार है, यहां पर्वत है, लेकिन पहले इनके बीच में ये गैप नहीं था। आगे चलकर एक दरार का निर्माण हुआ, उस दरार के कारण ये दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। उस दरार में नदियों ने अपना अवसाद या मिट्टी लाकर जमा किया जिससे पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ। वो दरार आपको आज भी इस एरिया में दिखाई देती है और उसका परीक्षा में प्रश्न भी आता है जिसका नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश। तो महान सीमा भ्रंश ने अरावली और इस दक्षिणी पूर्वी पठार को एक दूसरे से अलग किया और बीच में जो गैप बना उसमें नदियों ने एक मैदान बना दिया। तो इस तरफ से जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा आया और वो टेथिस की मिट्टी से टकराया, उससे एक तो हिमालय बना, लेकिन हिमालय के दक्षिण में एक बहुत बड़ा समतल क्षेत्र रह गया जिसको हम भारत के उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। अब यहां तक की स्थिति में हमें दो मुख्य बातें समझ में आएंगी कि ये जो एरिया जिसको हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कह रहे हैं, ये मरुस्थल आज आपको एक मिट्टी का जमाव मिलता है, लेकिन पुराने समय में इस पूरे एरिया में क्या था? टेथिस सागर था। तो ये उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय मैदान हो चाहे पूर्वी मैदान हो, ये किसकी जगह बने हैं? टेथिस सागर की जगह बने। और ये जो दो हिस्से हैं अरावली और दक्षिण पूर्व का पठार, ये टेथिस की जगह नहीं बने हैं, ये जो पुराना मूल भूखंड था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड, उसके हिस्से। अब आपको परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आता है, अरावली किसका हिस्सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार किसका हिस्सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के स्थान पर पहले क्या था? पूर्वी मैदान के स्थान पर पहले क्या था? तो इस सारी स्थिति को देखा जाए तो इन दोनों मैदानों के स्थान पर तो पहले था टेथिस सागर, और ये जो दो हिस्से बने हैं ये दोनों किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के हिस्से। यहां तक कि जो हमने संपूर्ण जानकारी ली है
इसको हम एक सारणी के रूप में याद कर लें कि राजस्थान में कौन कौन से भौतिक मुख्य भाग हैं और उनमें कितना क्षेत्रफल आता है, कितनी उनमें जनसंख्या निवास करती है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। एक सारणी से आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अन्य जो मानवीय विशेषताएं हैं उनकी हमें यहां पर बात नहीं करनी है। सबसे पहले आपको जो सारणी बनानी है उसमें एक तरफ तो आएगा क्या, भौतिक प्रदेश। टॉपिक का नाम आप सबसे ऊपर लिख लीजिए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और पहला बिंदु लिखिए, भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को, भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं सारणी में देखें। सबसे पहला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का आता है कितना, 61.11%। जनसंख्या यहां निवास करती है कितनी, 40%। और इसकी उत्पत्ति हुई है किसके स्थान पर, तेथीस सागर के स्थान पर। दूसरे खंड को हम देखेंगे तो उसका नाम है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का आता है 9%। जनसंख्या यहां निवास करती है 10%। और ये हिस्सा है किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तीसरा भौतिक विभाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश। जिसके अंतर्गत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का आता है 23%। राजस्थान की कुल जनसंख्या का यहां 39% निवास करता है और यह भी बना है किसके स्थान पर, तेथीस सागर के स्थान पर। और चौथा खंड है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जिसके अंतर्गत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का आता है 6.89%।
जहाँ राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है, और ये भी बना है किसके स्थान पर? गोंडवाना लैंड के स्थान पर। लिख लिया? आपको परीक्षा में सबसे पहला क्वेश्चन इसी क्लासिफिकेशन से ही पूछा जाता है। यहां पर जो 2-3 तरीके के प्रश्न बनते हैं उनको हमने सारणी में यहां पर स्थान दिया है। पहली बात तो भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। दूसरा, कई बार ये बिंदु आ चुका है कि कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आता है। तीसरा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है कि कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है। और अगली बात आपको ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सा भौतिक प्रदेश किसके स्थान पर बना है। कई बार एग्जामिनर 2 टॉपिक को जोड़कर भी बात कर लेता है कि इस भौतिक प्रदेश में आपको किस तरीके का वनस्पति संसाधन मिलता है, किस तरीके की आपको एग्रीकल्चर मिलती है, कैसी मिट्टी का प्रकार है। ऐसी बातें भी एग्जामिनर कई बार साथ में जोड़ देता है। लेकिन वो बातें आप वो सारे टॉपिक पढ़कर उन सब का जवाब देने में सक्षम है, क्योंकि इन भौतिक प्रदेशों को पढ़ने से हमारे सामने एरिया डिफाइन हो जाएगा, कौन सा भौतिक प्रदेश कहाँ तक फैला है। बाद में हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे और उस टॉपिक की जो विशेषताएं हैं वो भौतिक प्रदेश के अनुसार हम फिर बता सकते हैं कि ये विशेषता मरुस्थल की है, या ये अरावली पर्वत की है, या पूर्वी मैदान की है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो हमें सबसे पहले बात करनी है राजस्थान के इन 4 प्रदेशों में से सबसे पहला जो हमने बात की थी किसकी? उत्तर पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश की। उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश अरावली के पश्चिम में टेथीस सागर के स्थान पर पिछले 7 करोड़ वर्षों में बना है। यानी 7 करोड़ साल पहले यहां क्या था? पानी ही पानी था, टेथीस सागर का विस्तार था। पिछले 7 करोड़ वर्षों से जो समय चल रहा है, इस समय को हम कहते हैं तृतीयक काल। कौन सा? तृतीयक, या नाम आ जाए टर्सियरी, या नाम आ जाए सीनोजोइक। इनमें से कोई भी नाम आता है तो वो कौन से काल के लिए है? जो पिछले 7 करोड़ सालों से चल रहा है, उसी काल के लिए। तो पिछले 7 करोड़ वर्षों में जिसको हम बोलते हैं कौन सा काल? तृतीयक काल, या जिसको हम बोलते हैं कौन सा? टर्सियरी काल, या जिसको हम बोलते हैं कौन सा पीरियड? सीनोजोइक पीरियड। इस तृतीयक या टर्सियरी या सीनोजोइक में टेथीस के स्थान पर इस मरुस्थलीय मैदान का निर्माण हुआ है। अब अगली बात, इसका विस्तार देखा जाए तो अरावली के उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार कहां तक है? तो यहां से हम पश्चिमी किनारे से चलें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ऊपर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, इन जिलों में इस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। और नई अधिसूचना के अनुसार जो संशोधन होगा तो इसमें 2-3 नाम और जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ अनूपगढ़ जुड़ेगा, यहाँ फलोदी इसके साथ में नाम जुड़ जाएगा,
इधर आगे चलेंगे तो बालोतरा और सांचौर, ये नाम आपके सामने ऐड हो जाएंगे। बाकी जो है वो तो रहेंगे ही, ये कुछ नाम और ऐड हो जाएंगे। तो इन जिलों में इसका विस्तार है। इस पूरे मरुस्थलीय प्रदेश का हम पहले देखेंगे भूगर्भिक इतिहास, फिर इसके वर्तमान स्वरूप तक जाएंगे। तो इसकी हम यदि हिस्ट्री देखें तो आज जैसा ये एक रेतीला या कठोर चट्टान जैसा जमा हुआ मरुस्थल है, वैसा ये हमेशा से नहीं था। इसके यहां पर पाई जाने वाली चट्टानों की यदि हम स्टडी करें तो हमें जोधपुर में जो बाप क्षेत्र है वहां कुछ बड़े आकार के पत्थर मिले हैं, और अधिक बड़े आकार के पत्थर को आप बोलते हो बोल्डर्स। तो कुछ बोल्डर मिले हैं बाप एरिया में, उनके ऊपर जो खरोंचे पाई गई हैं वो ग्लेशियर की हैं। तो अब इससे क्या अनुमान लगाया जाए? इससे आप दो तरीके के अनुमान लगा सकते हैं। पहला तो ये कि कोई इन पत्थरों को ग्लेशियर वाले इलाके में ले जाकर घिसकर लाया है, या दूसरा अनुमान यह लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति ग्लेशियर यहां लाया था, इन पत्थरों पर घिसा और फिर वापस रखकर आ गया। यह तीसरी बात हुई होगी जो हमें ऐसे एक बार सोचें तो यकीन नहीं आता कि ये एरिया भी कभी बर्फ के नीचे दबा होगा। तो यहाँ की जलवायु में पिछले कई करोड़ों अरबों वर्षों में जो परिवर्तन हुए उनको अगर देखा जाए तो ये एरिया हिमयुग के प्रभाव से ग्रस्त रहा है। आइस एज में यहां पर हिम का जमाव रहा है। ग्लेशियर के खिसकने से पड़ी खरोंचे आपको जोधपुर के बोल्डर्स पर दिखाई दे जाएंगे। तो पहला प्रूफ तो इसके क्लाइमेट चेंज का मिल गया, कहां पर? बाप क्षेत्र में मिल गया। दूसरा, हम जोधपुर एरिया में ही देखें तो भादुरा क्षेत्र में जो सैंड स्टोन का जमाव है, बालू का पत्थर या बलुआ पत्थर जिसको हम बोल दें, उसका जो जमाव है उसका हमने अध्ययन किया तो यह पता चला कि उसका जमाव समुद्री जल में हुआ है। तो वो जो आपको आज सैंड स्टोन मिल रहा है वो सैंड स्टोन बना किससे है? समुद्र में जमाव के फलस्वरूप मिला है। इसका मतलब यहां पर पहले समुद्र का विस्तार था। तो यहां पर हिमयुग के प्रभाव का अस्तित्व हमें मिल गया कि इसकी क्लाइमेट कभी बहुत ठंडी रही है। दूसरा, हमें यहां पर समुद्र के होने का प्रमाण मिल गया क्योंकि कुछ चट्टानें समुद्री जमाव के अवशेष भी। उससे आगे चले, हम गए जैसलमेर। जैसलमेर के आकल गांव में, वहां जमीन पर बहुत सारे जीवाश्म बिखरे पड़े हैं, वानस्पतिक जीवाश्म है, वुड फॉसिल्स। उन वानस्पतिक जीवाश्मों की आयु ज्ञात की गई तो वो लगभग 18-20 करोड़ साल पुराने निकले, जुरेसिक काल के। और उन वानस्पतिक जीवाश्मों में है क्या? भूगर्भ में जो पेड़ पौधे दब गए थे अपरदन के बाद में, आज वही पेड़ पौधे हमें सतह पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप उनको हाथ लगाकर देखें, उनका अध्ययन करके देखें तो वो पूरी तरीके से एक स्टोन में कन्वर्ट हो चुके हैं। पूरी तरीके से पत्थर हैं, आपको देखने से कहीं भी लकड़ी नहीं लगेगी। अत्यधिक दबाव के कारण वो जो लकड़ी थी वो किस में परिवर्तित हो गई है? एक कठोर चट्टान, या हम कहते पत्थर जैसी कठोर चट्टान में तब्दील हो गई। तो आपको देखने में ये लगेगा कि पत्थर का डिजाइन किया हुआ पेड़ है जिसमें शाखाएं बनी हुई है अलग अलग, और कहीं कहीं वो जो फल हैं वो भी इतने अधिक दबाव के कारण छोटे छोटे पत्थरों के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। उन्हीं के कोई फल होंगे, लेकिन पत्थर जैसे लग रहे हैं, थे कभी समय में वो भी क्या? फल। वो जो पेड़ जैसी संरचनाएं पड़ी हैं उनमें आपको पक्षियों के कोटर हुए वो भी देखने को मिल जाते हैं, या कुछ अन्य जानवरों ने जो बनाए हुए उनमें छेद हैं वो भी आपको क्लियर उनमें मिलते हैं। तो उनसे ये आइडिया तो लग गया कि ये है तो पेड़ पौधों के अवशेष। जब हमने पूरी स्टडी करके ये देखा तो पता चला कि ऐसे पेड़ पौधे राजस्थान की क्लाइमेट में तो उग ही नहीं सकते। इस मरुस्थल का क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि वैसे पेड़ पौधे यहां उग जाएं, लेकिन किसी जमाने में ऐसे पेड़ पौधे यहां पर रहे। तो उस टाइम की जो वनस्पति है उसका अलग प्रकार हमें यह बताता है कि यहाँ की जलवायु में परिवर्तन हुआ है। वो जो वानस्पतिक जीवाश्म है वो
समुद्र तटीय और शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट टाइप की जो क्लाइमेट है उसके अवशेष हैं। तो इसका मतलब यहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय और समुद्र तटीय प्रकार की पहले रही होगी, तभी हमें वो अवशेष देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यदि हम जैसलमेर के लाठी एरिया में चलें तो जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में हमें भूगर्भ की चट्टानों के बीच में भूमिगत जल का बड़ा भंडार मिलता है। भूमिगत जल के जो भंडार होते हैं जिनको आप एक्वीफर बोल सकते हैं, ऐसे हमें काफी बड़े भंडार जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में, चांदन क्षेत्रों में देखने को मिले। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां अवसादी चट्टानों की दो परतों के बीच में उस भूमिगत जल का बड़े पैमाने पर रिसाव हुआ है। अब इतने लंबे अध्ययन के बाद में कुछ विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यहां से पहले एक नदी जाती थी और उसका नाम रखा है कि हमारे वैदिक काल में ऐसी नदी बहती थी, ऐसी हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, और उस नदी का नाम दिया है सरस्वती। आज यहां पर सरस्वती जैसी कोई भी नदी नहीं बहती है, लेकिन पुराने समय में वो बहती थी और इस सारी उथल पुथल में तैतीस सागर से पहले नहीं बहती थी, बाद में, क्योंकि वैदिक काल तो बहुत नया सा ही टाइम है, कुछ हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। तो इस 33 के स्थान पर जब मरुस्थल बन चुका था, उसके बाद में यहां पर एक सरस्वती नाम की नदी बहती थी और आगे चलकर उसका जो भी जल था या पाठ था वो सारा भूगर्भ में समा गया। उसी जल का अवशेष आपको आज जैसलमेर के लाठी एरिया में देखने को मिलता है। लाठी एरिया की जो अवसादी चट्टानें हैं उसमें आपको इस तरीके का भंडार मिलता है। अवसादी चट्टानें वो होती हैं जो किसी जल या हवा के साथ आया हो अवसाद एक एक करके जमता है तब बनती है। उन चट्टानों को हम कहते हैं कौन सी? अवसादी चट्टान। और ज्वालामुखी के अग्नि जैसे लावा से बनती हैं वो हो जाती हैं कौन सी? आग्नेय। और अत्यधिक ताप दाब से रूपांतरित हो जाती हैं तो उनको रूपांतरित या कायांतरित कहते हैं। तो इस एरिया की जो अवसादी चट्टानें हैं उसमें हमें ऐसे ग्राउंड वाटर के डिपॉजिट मिले। अब यहां पर जो चट्टानी संरचना का अध्ययन किया जाए, भूगर्भिक संरचना में हम यदि अलग अलग भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना और उनकी आयु देखें तो एक ही काल की और एक जैसी संरचना वाली चट्टानों को एक समूह में रखते हैं। तो भारत में जैसे चट्टानी सीरीज के कुछ बड़े समूह हैं, जैसे धारवाड़ सीरीज की चट्टानें, विंध्यन सीरीज की चट्टानें, कोडप्पा सीरीज की चट्टानें। अब धारवाड़ नाम की जगह कर्नाटक में है, लेकिन धारवाड़ जैसी चट्टानें राजस्थान में भी मिलती हैं। तो हम कहते हैं कि अरावली में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब जगह तो धारवाड़ कहाँ रह गई? कर्नाटक में, लेकिन उसी टाइप की रॉक्स आपको अरावली में भी मिलती हैं। तो वहां भी हमने नाम क्या रख दिया? वही रख दिया। तो ऐसे ही राजस्थान में दिल्ली ग्रुप की चट्टानें, अजबगढ़ सीरीज की चट्टानें, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप सीरीज की चट्टानें ये पाई जाती हैं। ऐसे ही जैसलमेर के लाठी एरिया में जो अवसादी चट्टानें थी उनकी जो एक अलग कैटेगरी थी उसको नाम रख दिया लाठी श्रृंखला की चट्टानें। अब आप एक नाम पढ़ते हैं कई बार और कंफ्यूज होते हैं, क्या? लाठी सीरीज। तो देखो, लाठी तो है गांव का नाम और सीरीज है श्रृंखला। किसकी श्रृंखला? चट्टानों की श्रृंखला। ऐसी चट्टानें और कहीं भी हैं, मान लो यहां भी हो, तो हम कहेंगे कि ये कैसी हैं? लाठी क्षेत्र जैसी हैं। तो ये भी लाठी सीरीज की, ये भी लाठी सीरीज की। जैसे यहां पर आपको मिल गई दिल्ली सीरीज की चट्टानें। अब दिल्ली तो यहां है, लेकिन जो चट्टानी सीरीज का हमने वर्णन यहां पर किया वैसी विशेषता आपको यहां पर भी मिल गई। ये इस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। तो लाठी एरिया की जो चट्टानें हैं वो बड़ा भूमिगत जल का भंडार रखती हैं। कई बार आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि लाठी सीरीज किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी लाठी चट्टानी श्रृंखला किसके लिए जानी जाती? तो लाठी क्षेत्र की चट्टानों की विशेषता क्या है? उनके अंदर बड़े पैमाने पर ग्राउंड वाटर है, बहुत ज्यादा गहराई पर भी नहीं है, और वो सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। इसी एरिया में ऊपर एक पौष्टिक घास भी उग गई है जिसका नाम है शेवण।
तो कोई घास का उगना चट्टानी श्रृंखला का सीधा सीधा लक्षण नहीं है, लेकिन हमें कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि उसी एरिया में वो घास भी मिल रही है और उसी एरिया में भूमिगत जल भी मिल रहा है। लेकिन जो चट्टानों की श्रृंखला है उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता क्या है? जल का भंडार। ये इस तरीके के ऑप्शन आते हैं कि ये किसके लिए जानी जाती है। तो लाठी सीरीज क्या है? लाठी क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों की श्रृंखला है जिसमें भूमिगत जल के पर्याप्त भंडार हमें देखने को मिलते हैं बड़े पैमाने पर। ये कई जगहों के हमने ऐसे प्रूफ इकट्ठे किए। अब इन प्रूफ इकट्ठे करने से हमें लास्ट में रिजल्ट क्या निकला कि ये जो मरुस्थलीय मैदान जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो रेतीला या कहीं कहीं कठोर चट्टानी या पथरीला है, जिसका तापमान बहुत ऊंचा जाता है, सामान्यतः गर्मियां पड़ती हैं, वहां पर कभी हिम का जमाव भी था, वहां पर कभी समुद्र का विस्तार भी था, वहां पर कभी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती थी, वहां पर कभी साल भर जल प्रवाहित होने वाली बड़ी नदियां भी मिलती थी। तो ये इसके इतिहास में सारी बातें हैं। लेकिन ये इतिहास की बातें हमें पता किससे चली? इसकी चट्टानों के संरचना की जानकारी लेने से। यानी हमने इसकी क्या देखी? जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखी। अब आपके सिलेबस में जियोलॉजिकल हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, सीधा किसका है? फिजिकल फीचर्स का ही है। यानी आपको इस सतह को ऊपर से ही देखना है। आपको यहां राजस्थान के गर्भ के अंदर क्या है, कैसी चट्टानें हैं, उनके बारे में देखने की जरूरत नहीं है। तो हम वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो ऊपर की सरफेस है, ये नीचे वाली उस चट्टानी श्रृंखला से प्रभावित है, और नीचे वाली उन चट्टानी श्रृंखला, उनकी आयु और उनमें जो भी विशेषताएं मौजूद थी, वो लक्षण आज आपको सतह के ऊपर दिखते हैं। तो सतह पर जो लक्षण दिखते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री के टॉपिक में जा रहे हैं। अलग से हमने हेडिंग देकर राजस्थान की जियोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, पढ़नी भी नहीं है। उतनी बातें लेनी है जियोलॉजिकल हिस्ट्री में से जितनी बातें इसकी ऊपरी सरफेस की व्याख्या करने में हमारे काम आती हैं। जैसे ऊपरी सरफेस पर बाब बोल्डर्स पड़ा है, तो अब हमें उस चट्टानी श्रृंखला का अध्ययन करके अतीत में जाना होगा कि कैसे बना। ऊपरी सरफेस पर ये सारे के सारे आकल के वुड फॉसिल पड़े, वानस्पतिक जीवाश्म पड़े, तो हमें उनका अध्ययन करना पड़ा कि ये कैसे बने थे, कौन सी प्रक्रिया से बने थे। यहाँ लाठी एरिया में हमें भूमिगत जल बाहर की तरफ काफी ज्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? तो उसके तरफ भी हमने जाना चाहा। इस एरिया में, जोधपुर एरिया में, हमें बहादुरा के आसपास बलवा पत्थर का, बिलाड़ा के आसपास चूना पत्थर की जो चट्टानी सीरीज है उसके जमा मिले। अभी हाल ही में एक परीक्षा में भी पूछा गया कि बिलाड़ा सीरीज का, तो बिलाड़ा सीरीज का पूरा जमाव इस एरिया में, लाइम स्टोन का भी था, बहादुरा सीरीज का एक सैंड स्टोन का जमाव भी था, लाठी सीरीज का एक सैंड स्टोन का जमाव जैसलमेर के इस क्षेत्र में है। ये अलग अलग चट्टानी श्रृंखला के आधार पर की जाने वाली व्याख्याएं होती हैं। तो ऊपरी सरफेस को समझने के लिए थोड़ी बहुत इनकी व्याख्या करना जरूरी होता है। ये 3-4 फैक्ट हम लिखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में आकल खूब आया हुआ है, बाब बोल्डर्स खूब पूछ लिया, लाठी सीरीज खूब पूछ ली। इस मरुस्थलीय प्रदेश से ये 3 बातें परीक्षा में एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। तो बार बार पूछ रहा है, इसलिए हम ऊपर की सरफेस का अध्ययन करते हुए इनकी व्याख्या भी करेंगे। हालांकि इस पूरे प्रदेश के प्रारंभ में समझने वाली बातें या कंसेप्चुअल बातें थोड़ी ज्यादा है, इसलिए इसको खिसकने में या आगे बढ़ने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। क्योंकि आप कॉपी में देखोगे कि हमें सिर्फ 4 नाम ही लिखे हैं अभी तो भौतिक प्रदेश के। लेकिन अभी तक हमने जो ये डिस्कशन किया है, इसमें कई इस तरीके के प्रश्न हैं जो एनालिटिकल टाइप के हैं, जो विश्लेषणात्मक हैं, और एग्जामिनर कथन देकर कई बार उनको पूछता है कि इस मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो, और फिर पूछता है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो और अधिक इसकी विस्तृत व्याख्या हम कल देखेंगे मरुस्थलीय प्रदेश की।